दोस्तों नमस्कार। आपकी अपनी संगीता एक बार फिर हाजिर हैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी, आपका दिल भर आएगा और आप जिंदगी भर इस कहानी को नहीं भूल पाएंगे। ये कहानी है एक ऐसे पति की जिसने अपने अहंकार में अपनी पत्नी और बेटी को घर से निकाल दिया था और 10 साल बाद जब उसने उन्हें सड़क किनारे चाय बेचते हुए देखा तो उसके साथ जो हुआ वो आप सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये दिल को छू लेने वाली कहानी। मुंबई के एक पॉश इलाके की सबसे चौड़ी सड़क पर एक काली चमचमाती मर्सिडीज धीरे धीरे रेंग रही थी। पीछे की सीट पर बैठा था आदित्य मल्होत्रा, 35 साल का एक ऐसा आदमी जिसके नाम के आगे लोग सर लगाए बिना बात नहीं करते थे। 300 करोड़ का टर्नओवर, 5 कंपनियां, 12 गाड़ियां, मरीन ड्राइव पर समंदर के सामने एक बंगला और एक अकेला दिल जो हर रात तकिए में मुंह छुपाकर रोता था। दोस्तों कहते हैं ना कि भगवान जब इंसान को सबक देना चाहता है तो उसे एक ही पल में उसकी पूरी जिंदगी का आईना दिखा देता है। आज भी कुछ ऐसा ही होने वाला था आदित्य के साथ। गाड़ी सिग्नल पर रुकी। आदित्य ने अपनी आदत के मुताबिक खिड़की से बाहर देखा। सड़क के दूसरी ओर एक टूटा फूटा सा ठेला खड़ा था। ठेले पर एक नीली रंग की पुरानी सी छतरी लगी थी जो हवा में कांप रही थी। ठेले के पीछे एक औरत खड़ी थी, दुबली, थकी हुई, साड़ी का पल्लू कमर में खोसे हुए, माथे पर पसीने की बूंदें, हाथों में चाय की केतली। और उसके बगल में खड़ी थी एक छोटी सी लड़की, कोई 12-13 साल की होगी, 2 चोटियां बांधी हुई, स्कूल की नीली स्कर्ट पहने, हाथों में कांच के गिलास पकड़े। आदित्य की नज़र पहले औरत पर पड़ी और फिर लड़की पर, और अचानक जैसे किसी ने उसके सीने में हाथ डालकर उसका दिल मुट्ठी में जकड़ लिया हो। सांसें थम गई, आंखें फटी की फटी रह गई, होठ कांपने लगे। रोको गाड़ी। उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि ड्राइवर ने झटके से ब्रेक मार दिया। क्या हुआ सर? आदित्य ने जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें उस औरत के चेहरे पर जमी हुई थी। वो चेहरा, वो आंखें, वो हल्की सी मुस्कुराहट जो ग्राहक को चाय देते वक्त उसके होठों पर आ रही थी। ये तो मीरा थी, उसकी मीरा, उसकी पत्नी। और वो छोटी लड़की, हे भगवान, वो तो उसकी बेटी थी, आन्या, उसकी अपनी बेटी जिसे उसने आखिरी बार 3 साल की उम्र में देखा था। दोस्तों उस एक पल में आदित्य के 300 करोड़, उसका बंगला, उसकी गाड़ियाँ, उसकी इज्जत, उसका रुतबा, सब कुछ धूल बन गया। मर्सिडीज की एसी की ठंडी हवा में उसके माथे से पसीना बहने लगा, हाथ पैर सुन्न हो गए और आंखों के सामने 10 साल पुरानी एक रात घूम गई। वो रात जिसने उसकी ज़िंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल दिया था। लेकिन उस रात की बात करने से पहले दोस्तों आइए आपको ले चलते हैं और भी पीछे, उस वक्त में जब आदित्य और मीरा की कहानी शुरू हुई थी। बात है आज से लगभग 15 साल पहले की। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज में आदित्य MBA का स्टूडेंट था, बड़े बाप का इकलौता बेटा। पिता का नाम राजेंद्र मल्होत्रा, दिल्ली के जाने माने बिजनेसमैन। माँ सुधा मल्होत्रा, बेहद सरल, सीधी और संस्कारी औरत जिसने अपने बेटे को बड़े लाड प्यार से पाला था। आदित्य पढ़ाई में होशियार था, दिखने में हैंडसम था और सबसे बड़ी बात, उसके अंदर एक आग थी कुछ बड़ा करने की। पर इस आग के साथ साथ एक और चीज़ भी पल रही थी उसके अंदर, एक छोटा सा अहंकार, पैसे का अहंकार, हैसियत का अहंकार और सबसे ज़्यादा अपने आप पर भरोसे का अहंकार जो अक्सर जिद में बदल जाता था। उसी कॉलेज में पढ़ती थी मीरा शर्मा, एक छोटे से कस्बे बरेली से आई हुई लड़की। पिता एक स्कूल टीचर थे, माँ एक साधारण गृहिणी। मीरा ने स्कॉलरशिप के दम पर दिल्ली में एडमिशन लिया था क्योंकि उसके घर में इतने पैसे नहीं थे कि वो दिल्ली जैसे शहर में पढ़ाई कर सके। मीरा के पास ना डिज़ाइनर कपड़े थे, ना महंगा मोबाइल, ना ही गाड़ी। उसके पास था तो बस एक मासूम सा चेहरा, सादगी से भरी आंखें और एक ऐसी मुस्कान जो किसी का भी दिल चुरा ले। आदित्य की पहली नज़र मीरा पर तब पड़ी जब वह कॉलेज की लाइब्रेरी में अकेली बैठी
एक मोटी सी किताब पढ़ रही थी। उसके बालों की एक लट उसके माथे पर गिरी हुई थी और वो बार बार उसे पीछे करती जा रही थी। आदित्य कुछ देर तक उसे यूं ही देखता रहा। फिर अचानक उसके दिल में एक ऐसी हलचल हुई जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उस दिन के बाद से आदित्य रोज़ लाइब्रेरी जाने लगा, सिर्फ इसलिए ताकि मीरा को देख सके, पर हिम्मत नहीं होती थी बात करने की। उसके दोस्तों ने जब उसका हाल देखा तो हंसने लगे। अरे आदित्य, तू और एक मिडिल क्लास लड़की के पीछे, तेरे बाप को पता चलेगा तो क्या होगा। आदित्य ने उस दिन कुछ नहीं कहा, पर रात को घर जाकर वो अपनी माँ के पास गया। माँ रसोई में रोटियां बना रही थी। आदित्य चुपचाप जाकर उनके पैर के पास बैठ गया। माँ, क्या हुआ बेटा, आज इतना शांत क्यों है तू? आदित्य ने सिर झुकाए हुए कहा, माँ, एक लड़की है कॉलेज में, मीरा नाम है उसका, बहुत अच्छी है माँ, बरेली से आई है, ज़्यादा पैसे वाली नहीं है, पर माँ मुझे वो बहुत पसंद है। सुधा जी ने हाथ की रोटी पलटी, चूल्हे का गैस धीमा किया और बेटे के पास ज़मीन पर बैठ गई। उन्होंने आदित्य के सिर पर हाथ फेरा। बेटा, पैसा कोई पैमाना नहीं होता रिश्तों का। मैंने भी जब तेरे पापा से शादी की थी तब वो भी बहुत बड़े आदमी नहीं थे। ज़रूरी ये है कि लड़की का दिल साफ हो, संस्कार हो और वो तुझे और हमारे परिवार को अपना समझे। तू बेफिक्र होकर अपनी बात उससे कह, और अगर तेरे पापा कुछ कहें तो माँ है ना तेरी, मैं संभाल लूँगी। आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। उसने माँ का हाथ पकड़कर अपने माथे से लगाया। अगले दिन उसने हिम्मत जुटाई और मीरा से बात की। पहले दोस्ती हुई, फिर बातें होने लगी और फिर एक दिन कॉलेज के पीछे वाले पार्क में आदित्य ने एक गुलाब का फूल मीरा के सामने बढ़ाया। मीरा कुछ देर तक चुप रही। फिर उसने कहा, आदित्य, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर मैं तुम्हारे जैसी अमीर नहीं हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है, बस एक सच्चा दिल है। अगर तुम्हें वो काफ़ी लगे तो ही हाँ कहना। आदित्य ने मीरा का हाथ थाम लिया। मीरा, मुझे तुम्हारा दिल चाहिए, बाकी सब चीज़ें तो मेरे पास हैं। उस दिन से उनकी प्रेम कहानी शुरू हुई। पर दोस्तों, इस प्रेम कहानी की राह इतनी आसान नहीं थी जितनी आदित्य ने सोची थी। जब आदित्य ने अपने पिता को मीरा के बारे में बताया तो राजेंद्र मल्होत्रा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने मेज पर जोर से हाथ मारा। बरेली की एक मास्टर की बेटी और मेरे घर की बहू, असंभव। मेरे लिए कई इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटियां लाइन में लगी हैं अपनी बेटियों का रिश्ता लेकर, और तू एक मिडिल क्लास लड़की के पीछे पड़ा है। आदित्य ने पहली बार अपने पिता के सामने सिर उठाकर बात की। पापा, मैं मीरा से ही शादी करूंगा, चाहे आप मुझे जायदाद से बेदखल कर दें। राजेंद्र मल्होत्रा ने आदित्य की तरफ देखा, फिर उन्होंने एक ठंडी सी हंसी हंसी। ठीक है, शादी कर ले, पर एक बात याद रखना बेटा, ये जो प्यार व्यार है ना, ये 1-2 साल में उतर जाता है, फिर सिर्फ हैसियत बचती है, और जब हैसियत का सवाल आएगा तो याद रखना मैंने तुझे रोका था। माँ ने बीच में आकर मामला संभाला। उन्होंने आदित्य के पिता को मनाया, मीरा के माता पिता से बात की और कुछ ही महीनों में बड़ी धूमधाम से आदित्य और मीरा की शादी हो गई। शादी के बाद के शुरुआती 3 साल जैसे किसी सपने जैसे थे दोस्तों। मीरा ने मल्होत्रा हाउस की हर एक चीज़ को अपनाया। सुधा जी की हर सीख को सिर माथे पर रखा, घर का काम संभाला, हर त्योहार पर पूरे परिवार के लिए खुद खाना बनाया। नौकर चाकर होते हुए भी मीरा ने कभी अपने सास ससुर की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। राजेंद्र मल्होत्रा भी धीरे धीरे मीरा को पसंद करने लगे। एक दिन उन्होंने सुधा जी से कहा, सुधा, मैं मानता हूँ मैं गलत था, ये लड़की वाकई हीरा है। और फिर एक दिन मल्होत्रा हाउस में किलकारी गूंजी। आन्या का जन्म हुआ, एक छोटी सी गोल मटोल गुलाबी सी परी। आदित्य की पूरी दुनिया उस नन्ही सी जान के इर्द गिर्द घूमने लगी। वो ऑफिस से जल्दी घर आने लगा, बेटी को गोद में लेकर घंटों बैठा रहता, उसकी हर हरकत पर हंसता। जिंदगी जैसे एक खूबसूरत कविता बन गई थी। पर दोस्तों, कहते हैं ना कि खुशियाँ ज़्यादा देर तक टिकती नहीं हैं, अगर इंसान उनकी कदर करना भूल जाए। और यहीं से शुरू हुई वो कहानी जिसने आदित्य की पूरी ज़िंदगी पलट कर रख दी। आन्या जब 2 साल की हुई तब आदित्य के पिता राजेंद्र मल्होत्रा अचानक
एक हार्ट अटैक में चल बसे। आदित्य के सिर पर पूरे कारोबार का बोझ आ गिरा। 500 करोड़ का एम्पायर, सैकड़ों कर्मचारी, बड़े बड़े डील्स, सब कुछ अब आदित्य के कंधों पर था। शुरू में आदित्य ने हिम्मत से सब संभाला, पर धीरे धीरे काम का प्रेशर बढ़ता गया। वो सुबह 7 बजे ऑफिस जाता और रात के 12 बजे लौटता। मीरा से बात करने का वक्त नहीं था, आन्या को गोद में लेने का वक्त नहीं था, माँ के पास बैठने का वक्त नहीं था। मीरा कभी कभी हल्के से शिकायत करती, आदित्य थोड़ा वक्त घर के लिए भी निकालो ना, आन्या तुम्हें ढूंढती है। पर आदित्य का जवाब हमेशा एक ही होता, मीरा ये सब किसके लिए कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए, आन्या के लिए, मुझे काम करने दो। बात यहीं तक होती तो शायद ठीक भी था, पर आदित्य की ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया। उसकी कंपनी में एक नई पार्टनर बनकर आई सिमरन कपूर। 30 साल की, पढ़ी लिखी, स्मार्ट, बिजनेस की समझदार और देखने में भी बेहद आकर्षक। डिजाइनर सूट्स, ब्रांडेड हैंडबैग्स, हाई हील्स, सिमरन की पूरी पर्सनैलिटी ऐसी थी जो किसी भी आदमी का ध्यान खींच ले। सिमरन ने आदित्य के साथ काम करना शुरू किया। मीटिंग्स, बिजनेस डिनर्स, क्लाइंट विजिट्स, सब साथ साथ। आदित्य को धीरे धीरे लगने लगा कि सिमरन उसकी लेवल की औरत है। वो उसकी बातें समझती है, उसके बिजनेस को समझती है, उसके जैसे लोगों के बीच में उठ बैठ सकती हैं। और इसी तुलना में मीरा की सादगी अब आदित्य को कमी लगने लगी। मीरा अब भी वही सूती साड़ियाँ पहनती थी, बालों में सादा सा जूड़ा बनाती थी, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं। आदित्य को लगने लगा कि मीरा अपडेटेड नहीं है, मॉडर्न नहीं है, उसकी पार्टीज में फिट नहीं बैठती। एक दिन कंपनी की एक बड़ी पार्टी थी। आदित्य ने मीरा को बुलाया। मीरा ने अपनी सबसे अच्छी साड़ी पहनी, एक हल्की गुलाबी रेशमी साड़ी, माँ की दी हुई। पर जब वो पार्टी में पहुंची तो वहाँ सब औरतें वेस्टर्न ड्रेसेस में थीं, खुले बाल, ज़्यादा मेकअप। मीरा एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। सिमरन ने मीरा को देखा और पास आकर जहर भरी मुस्कान के साथ बोली, अरे मिसिज मल्होत्रा, आप तो बिल्कुल हमारी दादी जी जैसी लग रही हैं। आदित्य ने आपको बताया नहीं इस पार्टी का ड्रेस कोड? मीरा कुछ नहीं बोली, बस आंखें झुका ली। पर आदित्य ने जो देखा वो उसके मन में चुभ गया। उस रात घर आते वक्त गाड़ी में आदित्य ने मीरा से कहा, मीरा अब तुम्हें थोड़ा बदलना होगा, ये साड़ी वाड़ी छोड़ो, थोड़े मॉडर्न कपड़े पहनो, मेरी सोसाइटी में अब ये नहीं चलेगा। मीरा ने आदित्य की तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। आदित्य, क्या मैं सिर्फ कपड़े हूँ? क्या मेरी कोई पहचान नहीं? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारी बेटी की माँ हूँ, इस घर की बहू हूँ। मेरी इज्जत मेरे संस्कारों से होनी चाहिए, मेरे कपड़ों से नहीं। आदित्य गुस्से में आ गया, मीरा तुम्हें समझ नहीं आ रहा, दुनिया कपड़ों से जज करती है। तुम्हारी सादगी मेरे लिए शर्मिंदगी बनती जा रही है। ये शब्द, तुम्हारी सादगी मेरे लिए शर्मिंदगी बनती जा रही है। दोस्तों, ये शब्द किसी जहर बुझे तीर की तरह मीरा के सीने में जा धंसे। उसने उस रात कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप आंसू बहाती रही। घर पहुंचकर सुधा जी ने मीरा का चेहरा देखा। उन्होंने अपनी बहू को गले लगा लिया। बेटी, क्या हुआ? मीरा ने माँ के कंधे पर सिर रखकर रो दिया। माँ ने सब समझ लिया। उन्होंने उसी रात आदित्य को बुलाया। आदित्य, ये क्या हो रहा है तुझे? मीरा को क्या कहा तूने? माँ, आप बीच में मत आइए, ये मेरा और मीरा का मामला है। सुधा जी ने पहली बार अपने बेटे को इस तरह बात करते सुना। उनका दिल टूट गया, पर वो चुप रही। उन्होंने सोचा कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, पर ठीक होना तो दूर, हालात और बिगड़ते गए। दोस्तों, सिमरन एक चालाक औरत थी। उसने आदित्य की कमजोरी पहचान ली थी। उसने धीरे धीरे आदित्य के दिमाग में ये बात बैठाना शुरू कर दी कि मीरा उसके लायक नहीं है, कि मीरा उसके बिजनेस की तरक्की में रुकावट है, कि मीरा एक गांव वाली औरत है जो उसके लेवल पर नहीं आ सकती। आदित्य का दिमाग धीरे धीरे जहर से भरता गया। वो घर देर से आने लगा, मीरा से रूखेपन से बात करने लगा, छोटी छोटी बातों पर चिल्लाने लगा। आन्या, जो अब लगभग 2.5 साल की हो चुकी थी, वो भी अपने पापा से डरने लगी। पहले जब आदित्य घर आता था तो आन्या दौड़कर उसकी गोद में चढ़ जाती थी। अब वो दूर से देखकर मीरा के पल्लू में छुप जाती। एक दिन की बात है, मीरा ने आदित्य के लिए उसका मनपसंद खाना बनाया था।
आलू के पराठे, दही और अचार। उसने सोचा कि शायद आज वो आदित्य के साथ कुछ वक्त बिता सके, उससे बात कर सके, उसका दिल जीत सके। रात के 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, आदित्य नहीं आया। मीरा ने उसे फ़ोन किया, उठाया नहीं। 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया। आखिरकार रात के 1:30 बजे आदित्य घर आया। उसके कपड़ों से शराब की महक आ रही थी। शर्ट की कॉलर पर लिपस्टिक का हल्का सा निशान था। मीरा ने सब देखा, उसका दिल टूट गया, पर उसने हिम्मत करके पूछा, आदित्य इतनी देर कहाँ थे और ये कॉलर पर क्या लगा है? आदित्य भड़क गया, मीरा तू मुझ पर शक कर रही है, मैं काम करके आ रहा हूँ, बिजनेस मीटिंग थी और हाँ थोड़ी ड्रिंक हो गई, क्लाइंट्स के साथ थी, तेरा क्या मतलब है? आदित्य मैं शक नहीं कर रही, बस पूछ रही हूँ, तुम बदल गए हो, पहले जैसे नहीं रहे। हाँ मैं बदल गया हूँ क्योंकि मैं तरक्की कर रहा हूँ, पर तुम वहीं की वहीं हो, बरेली की मीरा। तुम्हारे साथ रहकर मेरा भी विकास रुक गया है। मीरा को लगा जैसे किसी ने उसके चेहरे पर तमाचा मार दिया हो। वो वहीं फर्श पर बैठ गई, आंसू बह निकले। उसी वक्त पास के कमरे से सुधा जी की आवाज़ आई, आदित्य ये क्या कह रहा है तू अपनी पत्नी को? माँ बाहर आई, उन्होंने आदित्य को घूर कर देखा, बेटा ये क्या हाल बना लिया है तूने अपना, ये शराब, ये बातें, तेरा बाप अगर जिंदा होता तो? माँ बस, आदित्य चिल्लाया, पापा अब नहीं हैं और इस घर का मालिक मैं हूँ, मेरी ज़िंदगी में दखल मत दीजिए। सुधा जी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने अपने बेटे को इस तरह कभी नहीं देखा था। उन्होंने मीरा को गले लगाया और रोने लगी। उस रात मीरा सोई नहीं। वो आन्या को सीने से लगाए पूरी रात बैठी रही, बार बार सोचती रही कि क्या उसकी ज़िंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? क्या उसके पति का प्यार सच में मर चुका है? पर असली तूफान तो अभी आना बाकी था दोस्तों। अगले हफ्ते आदित्य के ऑफिस में एक बड़ी इंटरनेशनल डील की मीटिंग थी। लंदन से कुछ बड़े क्लाइंट्स आए हुए थे। आदित्य ने उस दिन सुबह घर से नाश्ता नहीं किया था। मीरा ने सोचा कि वो टिफ़िन लेकर ऑफिस जाएगी, इसी बहाने आदित्य से मिलेगी, माफ़ी मांगेगी अगर पिछली रात की बात से उसे बुरा लगा हो। उसने प्यार से टिफ़िन तैयार किया। आदित्य का मनपसंद राजमा चावल, रायता और सलाद। एक सिंपल हरी साड़ी पहनी, बालों में जूड़ा बनाया और आन्या को सुधा जी के पास छोड़कर ऑफिस के लिए निकल पड़ी। ऑफिस के रिसेप्शन पर मीरा ने अपना नाम बताया। रिसेप्शनिस्ट ने उसे ऊपर जाने दिया। मीरा कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर खड़ी थी। अंदर से हंसी की आवाज़ें आ रही थी। उसने हल्के से दरवाज़ा खोला। अंदर का नज़ारा देखकर मीरा के पैर जम गए। आदित्य एक बड़ी सी मीटिंग टेबल के सिरे पर बैठा था। उसके बगल में सिमरन बैठी थी, एक रेड कलर की टाइट ड्रेस में। उसने अपना हाथ आदित्य के हाथ पर रखा हुआ था। चारों तरफ विदेशी क्लाइंट बैठे थे, सब हंस रहे थे। जैसे ही मीरा ने दरवाज़ा खोला, सब लोगों की नज़र उस पर पड़ी। एक पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। सिमरन ने आदित्य से हंसते हुए कहा, आदित्य ये कौन है, तुम्हारे घर की कोई काम वाली? विदेशी क्लाइंट ने एक दूसरे की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराए। मीरा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने कांपते हाथों से टिफ़िन आगे बढ़ाया। आदित्य मैं तुम्हारे लिए खाना लाई थी। आदित्य का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उसने एक झटके से कुर्सी पीछे की और मीरा के पास आया। उसने मीरा का हाथ पकड़ा और लगभग खींचते हुए कमरे से बाहर ले गया। बाहर कॉरिडोर में पहुंचकर आदित्य ने मीरा का टिफ़िन ज़मीन पर पटक दिया। डिब्बा खुल गया। राजमा चावल फर्श पर फैल गए। क्या तमाशा है ये मीरा, तुझे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? इस तरह की साड़ी में, बिना मेकअप के, गांव की औरत की तरह तूने मेरी पूरी इमेज बर्बाद कर दी। वो लंदन के क्लाइंट्स क्या सोच रहे होंगे कि मल्होत्रा साहब की पत्नी ऐसी है? तुझे आज के बाद यहाँ आने की हिम्मत मत करना। मीरा की आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, आदित्य मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मुझे ऑफिस आने के लिए परमिशन की ज़रूरत है क्या? और ये जो कमरे में हुआ, वो औरत तुम्हारे ऊपर हाथ रखे थी। बंद कर। आदित्य चीखा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर शक करने की? वो मेरी बिजनेस पार्टनर है, तुझे बिजनेस के बारे में क्या पता? तू वापस जा घर, आज शाम घर आकर तुझसे बात करता हूँ। मीरा रोते हुए ज़मीन पर बिखरे खाने को देखने लगी। फिर चुपचाप वो वहाँ से चली गई। पूरे रास्ते वो रोती रही। ऑटो वाले ने भी पूछा,
मैडम जी क्या हुआ? पर वो कुछ नहीं बोल पाई। घर आकर मीरा सीधे अपने कमरे में चली गई। सुधा जी आन्या को गोद में लेकर पीछे पीछे आई। बेटी क्या हुआ? मीरा ने माँ के पैरों में सिर रख दिया और फूट फूट कर रोने लगी। उसने सारी बात बता दी। सुधा जी का दिल भारी हो गया। उन्होंने मीरा को गले से लगाया। बेटी धैर्य रख, मैं आज आदित्य से बात करूंगी। पर दोस्तों उस शाम जो हुआ वो उस घर के इतिहास का सबसे काला अध्याय बनने वाला था। रात के 9 बज रहे थे। आदित्य घर आया। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। उसने ड्राइंग रूम में बैग पटका और ज़ोर से चिल्लाया, मीरा बाहर आ। मीरा कमरे से निकली। आन्या उसके पीछे पीछे आए, मासूम सी आंखों से अपने पापा को देखती हुई। सुधा जी भी ड्राइंग रूम में आ गई। आदित्य क्या बात है? इतनी ज़ोर से क्यों चिल्ला रहा है? माँ, आज मेरी पत्नी ने मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी। क्लाइंट्स के सामने मेरा मजाक बना दिया। वो डील जो मैंने महीनों मेहनत करके सेट की थी वो आज कैंसिल हो गई। मीरा ने हाथ जोड़े। आदित्य मैं तो बस टिफ़िन देने गई थी। चुप, एक शब्द मत बोलना। आज मैंने फैसला कर लिया है। मीरा, मैं तुझसे तलाक चाहता हूँ। ये शब्द जैसे एक बम की तरह गिरे। सुधा जी की चूड़ियाँ हाथों की कांपने से बजने लगी। आन्या डर कर माँ के पल्लू में छुप गई और मीरा वहीं खड़ी की खड़ी रह गई, जैसे पत्थर बन गई हो। आदित्य, सुधा जी चीखी, ये क्या कह रहा है तू? तेरा दिमाग खराब हो गया है। मीरा तेरी पत्नी है, आन्या की माँ है। तू इस तरह कैसे? माँ बस, मैंने फैसला कर लिया है। ये औरत मेरे लायक नहीं है, मेरी तरक्की में रुकावट है। कल सुबह मैं वकील से मिलूँगा। मीरा, तू कल तक अपना सामान पैक कर ले। मीरा अब भी कुछ नहीं बोल पा रही थी, बस उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर अचानक उसने एक गहरी सांस ली और आदित्य की आंखों में आंखें डालकर बोली, आदित्य, क्या तुम्हें वो दिन याद है जब तुमने मुझे पहली बार गुलाब का फूल दिया था? जब तुमने कहा था कि मेरा सच्चा दिल तुम्हारे लिए काफ़ी है? क्या तुम्हें वो रात याद है जब हमारी आन्या इस दुनिया में आई थी और तुमने उसे गोद में लेकर रोते हुए कहा था, मीरा मेरी जान, तुमने मुझे जन्नत दे दी। आदित्य चुप था, उसकी आंखें ज़मीन पर थीं। आदित्य, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मैंने तुम्हारे साथ हर खुशी बांटी, हर दुख बांटा। मेरे बाप दादा का घर छोड़कर मैं इस घर में आई, माँ पापा को छोड़कर तुम्हें अपना पूरा परिवार माना, और आज तुम मुझे एक बिजनेस डील के लिए, एक पार्टनर के लिए फेंक रहे हो। आदित्य ने सिर ऊपर किया। उसकी आंखों में अहंकार की चमक थी। मीरा, फिलॉसफी मत झाड़। हाँ, मैं तुझे तलाक दे रहा हूँ, और हाँ, बच्ची भी तेरे पास रहेगी, क्योंकि मेरे पास इसके लिए वक्त नहीं है। ये सुनकर सुधा जी ज़मीन पर बैठ गई। उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया। हे भगवान, ये क्या दिन देखना पड़ रहा है मुझे। मीरा कुछ देर खड़ी रही, फिर उसने आन्या को उठाकर अपनी गोद में ले लिया। उसकी आंखों के आंसू अचानक सूख गए। उसके चेहरे पर एक ठहराव सा आ गया। ठीक है आदित्य, मुझे तुम्हारा तलाक मंजूर है, पर एक बात याद रखना, तुम्हें इस दिन की कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी, न पैसा, न घर, न गुजारा भत्ता। बस अपनी बेटी को लेकर जा रही हूँ। और ये भी याद रखना, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम मुझे ढूंढोगे, अपनी बेटी को ढूंढोगे, पर तब बहुत देर हो चुकी होगी। सुधा जी ने मीरा का हाथ पकड़ा। बेटी मत जा, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। ये मेरा बेटा होश में नहीं है। माँ, मीरा की आंखें फिर भर आई। माँ, मैं अब इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। आपने मुझे बेटी की तरह रखा, ये एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। पर अब मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं। मैं अपनी बेटी की खातिर जा रही हूँ। मीरा ने सुधा जी के पैर छुए। माँ ने उसे गले से लगा कर रोते हुए कहा, बेटी जहाँ भी रहना मुझे खबर भेजना। मैं तेरी माँ हूँ, हमेशा रहूँगी। मीरा ने एक छोटा सा बैग उठाया, उसमें कुछ ज़रूरी कपड़े डाले, आने के कुछ खिलौने रखे और निकल पड़ी। दरवाजे पर एक पल के लिए रुकी, मुड़कर आदित्य की तरफ देखा। आदित्य, अलविदा। और इतना कहकर वो उस घर से, उस ज़िंदगी से, उन सपनों से हमेशा के लिए निकल गई। उसकी गोद में 2 साल की आन्या थी, जो अपने नन्हे हाथों से माँ के बालों को पकड़े हुए थी। रात अंधेरी थी, सड़कें सुनसान थी। मीरा के पास कोई ठिकाना नहीं था, पर उसने ठान लिया था कि वो वापस नहीं आएगी। दोस्तों,
इस कहानी का अगला हिस्सा और भी ज़्यादा दिल को छू लेने वाला है। ज़रा रुकिए, गहरी सांस लीजिए और देखते रहिए कि आगे क्या हुआ। पर इससे पहले मैं आप सबसे हाथ जोड़कर एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर अब तक की कहानी ने आपका दिल छू लिया है तो प्लीज़ अभी इसी वक्त लाइक का बटन दबा दीजिए, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो असरदार हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए अब आगे की कहानी। मीरा रात भर सड़कों पर भटकती रही। आन्या उसकी गोद में सो रही थी। मीरा के पैर थक गए थे पर वो रुकी नहीं। सुबह के 5 बजे वो दिल्ली के एक रेलवे स्टेशन पहुंची। उसने अपने पास जो थोड़े से पैसे थे उससे बरेली के लिए टिकट खरीदी। बरेली पहुंचकर मीरा सीधे अपने माँ बाप के घर गई। दरवाज़ा खोला। उसकी माँ ने बेटी और नातिन को इस हालत में देखकर माँ जोर से रो पड़ी। पिता बाहर आए। मीरा ने उन्हें सब बता दिया। पिता ने मीरा का हाथ पकड़ा। बेटी चिंता मत कर, हम हैं ना, तू यहीं रहेगी, हम तेरी देखभाल करेंगे। पर दोस्तों, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मीरा को बरेली आए हुए 6 महीने भी नहीं हुए थे कि एक दिन उसके पिता को अचानक स्ट्रोक आया। हॉस्पिटल में 4 दिन रहे और चल बसे। माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए। पिता की मौत के 15 दिन बाद माँ भी अपने पति के पीछे चली गई। मीरा अब बिल्कुल अकेली रह गई थी। ना पति, ना माँ बाप, ना भाई बहन। बस उसके पास एक 3 साल की बेटी थी जिसकी पूरी जिम्मेदारी अब उसकी थी। पिता का घर एक छोटा सा था, उसी में मीरा रहने लगी। पर पैसे नहीं थे। पिता की पेंशन भी बंद हो गई थी। मीरा ने आसपास के घरों में सिलाई का काम करना शुरू किया। कभी कभी मोहल्ले की औरतों के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। पर मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही थी। बरेली में एक रिश्तेदार ने मीरा की संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश की। मीरा ने हिम्मत दिखाई, पर अकेली औरत क्या कर सकती थी। आखिरकार उसने वो घर बेच दिया और कुछ पैसे लेकर वो वापस दिल्ली आ गई। दिल्ली में मीरा ने एक झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके में एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। आन्या अब 4 साल की हो चुकी थी। मीरा ने सोचा कि कुछ ऐसा काम करना होगा जिससे रोज़ की कमाई हो सके। एक दिन उसने एक सड़क के किनारे एक चाय वाले को देखा। बड़ी भीड़ थी उसके पास। मीरा को आइडिया आया, क्यों ना वो भी एक चाय का ठेला खोले। चाय बनाना तो उसे आता था। उसकी सास सुधा जी ने उसे चाय बनाना सिखाया था। मसाला चाय, अदरक वाली चाय, इलायची वाली चाय। मीरा ने अपनी जमा पूंजी से एक छोटा सा ठेला बनवाया। एक स्टोव खरीदा, कुछ बर्तन, चाय की पत्ती, चीनी, दूध, और एक दिन वो ठेला लेकर एक मेन रोड के किनारे जा खड़ी हुई। पहला दिन पूरे दिन में सिर्फ 12 कप चाय बिकी। कुल कमाई 50 रुपये। मीरा रोई नहीं। उसने आन्या को गोद में लिया, उसके माथे को चूमा और कहा, बेटी हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, तेरी माँ कमज़ोर नहीं है। दूसरे दिन से मीरा ने अपनी चाय में कुछ नया डाला। अपना प्यार, अपनी मेहनत और अपनी मुस्कान। वो हर ग्राहक से प्यार से बात करती, भैया, बाबूजी, बेटा कहकर बुलाती। उसकी चाय का स्वाद इतना अच्छा था कि एक हफ्ते के अंदर उसके ठेले पर लाइन लगने लगी। मीरा ने अपने ठेले का नाम रखा माँ की चाय। धीरे धीरे मीरा की चाय पूरे इलाके में मशहूर हो गई। दूर दूर से लोग उसकी चाय पीने आने लगे। मीरा सुबह 5 बजे उठती, खाना बनाती, आन्या को तैयार करती, उसे स्कूल भेजती, फिर ठेला लेकर जाती। शाम को आन्या स्कूल से सीधे ठेले पर आ जाती। माँ बेटी मिलकर काम करती। आन्या ग्राहकों को गिलास पकड़ाती, पैसे लेती, हिसाब रखती। 10 साल बीत गए दोस्तों। मीरा अब 35 साल की हो चुकी थी, पर उसके चेहरे पर 45 की झुर्रियाँ थीं। दिन भर धूप में खड़े रहने से उसकी रंगत सांवली हो गई थी। हाथ खुरदरे हो गए थे, पर उसकी आंखों में एक चमक थी, एक ऐसी माँ की चमक जिसने अकेले अपने दम पर अपनी बेटी को पाला हो। आन्या अब 12 साल की हो चुकी थी। पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। स्कॉलरशिप पर एक अच्छे स्कूल में पढ़ रही थी। हर क्लास में टॉप करती थी। उसका सपना था डॉक्टर बनना। मीरा अपनी पूरी कमाई बेटी की पढ़ाई पर खर्च करती थी। ठेले पर आन्या
रोज़ माँ के साथ शाम को मदद करती। ग्राहक हंसते, वाह मीरा बहन, तेरी बेटी तो हीरा है। मीरा मुस्कुराकर बेटी को सीने से लगा लेती। और वहीं दूसरी ओर आदित्य की ज़िंदगी इन 10 सालों में बाहर से तो बहुत आगे बढ़ी थी, पर अंदर से वो पूरी तरह टूट चुका था। मीरा के जाने के बाद आदित्य ने सिमरन से शादी कर ली, पर सिमरन का असली चेहरा शादी के 1 साल के अंदर ही सामने आ गया। वो शराब पीती थी, पार्टियों में जाती थी, दूसरे आदमियों के साथ घूमती थी। उसने आदित्य के बैंक अकाउंट से पैसे निकालकर अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीदी और एक दिन एक विदेशी बिजनेसमैन के साथ देश छोड़कर भाग गई। जाते जाते आदित्य की कंपनी के 10 करोड़ रुपए भी अपने साथ ले गई। आदित्य ने सिमरन के खिलाफ केस किया, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इन 10 सालों में आदित्य की माँ सुधा जी का स्वास्थ्य भी गिरता गया। उन्हें कैंसर हो गया। आदित्य ने उनके इलाज के लिए सब कुछ किया, पर बीमारी आगे बढ़ गई। माँ की आखिरी इच्छा थी कि वो एक बार मीरा और आन्या को देख सके, पर आदित्य कितनी भी कोशिश करे, मीरा का कोई पता नहीं चला। 5 साल पहले माँ ने आदित्य के हाथों में दम तोड़ दिया। मरते वक्त माँ ने आदित्य से कहा था, बेटा, मैंने तुझे ये नहीं सिखाया था, तूने अपने अहंकार में जो पाप किया है ना, उसकी सज़ा तुझे भुगतनी होगी। मीरा और आन्या को ढूंढ, उनसे माफ़ी मांग, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। माँ की मौत के बाद आदित्य पूरी तरह अकेला रह गया। 300 करोड़ की संपत्ति, 12 गाड़ियाँ, 5 बंगले, पर रात को सोने के लिए कोई कंधा नहीं, बात करने के लिए कोई इंसान नहीं, हंसने के लिए कोई बहाना नहीं। वो हर रात माँ की तस्वीर के सामने बैठकर रोता, मीरा की पुरानी तस्वीरें देखता, आन्या के बचपन के वीडियो देखता जो उसके फ़ोन में पड़े थे, और रोता रहता। उसने एक प्राइवेट डिटेक्टिव लगाया था मीरा को ढूंढने के लिए, पर मीरा ने अपनी पहचान बदल ली थी। उसके पुराने नंबर बंद थे, बरेली से वो जा चुकी थी, कोई सुराग नहीं मिला। आदित्य ने अब उम्मीद छोड़ दी थी कि वो कभी अपनी पत्नी और बेटी को देख पाएगा, पर भगवान की लीला तो भगवान ही जाने। और आज 10 साल बाद उसी सड़क के सिग्नल पर मर्सिडीज के पीछे की सीट से आदित्य ने उन दोनों को देख लिया था। वो माँ की चाय वाला ठेला, वो थकी हुई औरत जो उसकी मीरा थी, और वो छोटी सी लड़की जो उसकी आन्या थी, उसकी अपनी बेटी जो अब 12 साल की हो चुकी थी। आदित्य की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी, उसका सीना फटने लगा। उसने ड्राइवर से कहा, गाड़ी आगे पार्क करो, मुझे यहाँ उतरना है। ड्राइवर ने हैरानी से देखा, पर कुछ नहीं बोला। उसने गाड़ी आगे पार्क की। आदित्य गाड़ी से उतरा, उसने अपना कोट उतारा और गाड़ी में रख दिया। अब वो एक सादी सी सफ़ेद शर्ट और पतलून में था। उसने अपने काले चश्मे लगाए ताकि कोई पहचान ना सके। वो धीरे धीरे ठेले की तरफ बढ़ा, एक कदम जैसे एक सदी का था। उसका दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था कि उसे लगा वो अभी गिर जाएगा। ठेले के पास पहुंचा। मीरा ने उसकी तरफ देखा। 10 साल बाद आदित्य का चेहरा देखकर भी मीरा ने उसे पहचाना नहीं। शायद उसके चश्मे की वजह से, शायद इसलिए कि आदित्य अब बहुत बूढ़ा लग रहा था। उसके बाल आधे सफ़ेद हो चुके थे, चेहरे पर झुर्रियाँ थी, आँखों के नीचे काले धब्बे थे। मीरा ने मुस्कुराकर पूछा, भैया क्या लेंगे, चाय? भैया, ये एक शब्द सुनकर आदित्य की आंखों से आंसू बह निकले। 10 साल पहले जो उसकी पत्नी थी, वो आज उसे भैया बुला रही थी। उसने हल्के से सिर हिलाया, हाँ चाय। मीरा ने एक कप में चाय छानी और आदित्य को थमा दी। आन्या ने एक बिस्किट का पैकेट भी आगे बढ़ाया, अंकल बिस्किट लीजिए, माँ की चाय के साथ बिस्किट फ्री हैं। आदित्य ने आन्या की तरफ देखा, उसकी अपनी बेटी, उसके खून का अंश, जिसके बचपन में उसने उसे आखिरी बार गोद में लिया था। आज ये बच्ची उसे पहचान भी नहीं रही थी, उसे अंकल बुला रही थी। आदित्य के हाथ कांपने लगे, चाय का कप उसके हाथ से लगभग गिरने वाला था। उसने खुद को संभाला, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? आदित्य ने मुश्किल से पूछा। आन्या शर्मा। शर्मा? मीरा ने अपनी बेटी का सरनेम वापस अपने मायके का कर दिया था, मल्होत्रा नहीं रखा था। और तुम्हारे पापा? आन्या एक पल के लिए चुप हो गई, फिर उसने माँ की तरफ देखा।
मीरा ने धीरे से कहा, अंकल ये सवाल मत पूछिए, उसके पापा अब हमारे साथ नहीं हैं। आदित्य के दिल पर जैसे किसी ने हथौड़े से वार किया हो। उसकी बेटी की नज़र में वो मर चुका था। उसकी पत्नी ने अपनी बेटी को बता रखा था कि उसके पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं। आदित्य ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप चाय पी। पैसे देते वक्त उसने जानबूझकर 1,000 का नोट निकाला। मीरा हैरान हो गई। भैया इतने पैसे क्यों? बस 10 रुपए की चाय थी, रख लो बहन, बच्ची के लिए कुछ ले लेना। मीरा ने नोट वापस करने की कोशिश की, पर आदित्य पहले ही आगे बढ़ चुका था। वो थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ के पीछे खड़ा हो गया और फिर वहीं खड़े खड़े फूट फूट कर रोने लगा। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उस दिन के बाद आदित्य का एक ही काम रह गया था, रोज़ शाम को उस ठेले के पास आना, एक चाय पीना, आने से 2-4 बातें करना और मीरा को बिना बताए कुछ पैसे देकर चले जाना। धीरे धीरे आन्या को आदित्य की आदत पड़ गई। वो रोज़ उसका इंतज़ार करती। आदित्य उसके लिए कभी चॉकलेट लाता, कभी किताब, कभी कोई खिलौना। एक दिन उसने आन्या से पूछा, बेटी तुम बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर अंकल, मुझे डॉक्टर बनना है। माँ कहती है पढ़ाई से ज़िंदगी बदल जाती है। बहुत अच्छी बात है बेटी, बनोगी ज़रूर। एक शाम को आन्या ने मीरा से कहा, माँ वो रोज़ आने वाले अंकल बहुत अच्छे हैं, मुझे पापा जैसे लगते हैं। मीरा ने चौंक कर अपनी बेटी की तरफ देखा। उसका दिल धक से रह गया। उसने सोचा कहीं ये नहीं, आदित्य कहाँ ऐसी सादी ज़िंदगी जिएगा। वो तो बहुत बड़ा आदमी है, उसे क्या पड़ी है यहाँ आने की। पर फिर मीरा ने ध्यान दिया, वो अंकल आते कब हैं, जाते कब हैं, क्या बोलते हैं। और एक दिन शाम को जब आदित्य चाय पीकर पैसे दे रहा था, मीरा ने ध्यान से उसका हाथ देखा। आदित्य के दाहिने हाथ की कलाई पर एक तिल था, एक छोटा सा भूरा तिल। मीरा का दिल जोर से धड़क उठा। उसने एकदम से ऊपर देखा, आदित्य की आंखों में देखा। आदित्य पत्थर बन गया। उसने अपने काले चश्मे उतारे, अपनी आंखें मीरा की आंखों में डाली। हाँ मीरा, मैं ही हूँ। मीरा एक पल के लिए ज़मीन पर बैठ गई। उसका सिर घूमने लगा। आन्या दौड़कर माँ के पास आई। माँ क्या हुआ माँ? मीरा ने आन्या को सीने से लगा लिया और फिर उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। आदित्य भी रोने लगा। उसने हाथ जोड़े मीरा के सामने। मीरा, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ। बस एक बार मेरी बात सुन ले, बस एक बार। मीरा ने आन्या को कस के पकड़ रखा था। उसने कांपती आवाज़ में कहा, आन्या ये आदमी, ये तेरे पापा हैं। आन्या ने मीरा की तरफ देखा, फिर आदित्य की तरफ। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। पापा, पर माँ ने कहा था कि आप मरे नहीं हैं बेटी। माँ ने झूठ बोला था, मुझे माफ़ कर देना। मीरा फूट फूट कर रो रही थी। आन्या एक पल के लिए चुप रही, फिर उसकी आंखों में गुस्सा आ गया। उसने आदित्य की तरफ देखा। आप वो ही है ना जिसने मेरी माँ को घर से निकाल दिया था, जिसने हम दोनों को सड़क पर छोड़ दिया था, जिसकी वजह से मैंने अपनी दादी का चेहरा कभी नहीं देखा, जिसकी वजह से मेरी माँ ने 10 साल तक धूप में खड़े खड़े चाय बेची। आने की आवाज़ ऊंची हो गई थी। पास के लोग रुक कर देखने लगे। बेटी, आदित्य ने हाथ बढ़ाया। मुझे हाथ मत लगाइए, आन्या चीखी। आप जानते हैं मेरी माँ कितनी बार बीमार पड़ी थी इन 10 सालों में, कितनी बार उसे बुखार में भी चाय बेचने आना पड़ा, क्योंकि एक दिन ठेला ना लगता तो उस दिन हम भूखे सोते। जानते हैं आप, मेरी माँ ने अपने लिए एक नई साड़ी आखिर बार कब खरीदी थी? 5 साल पहले। और मेरी हर बर्थडे पर वो रोती थी क्योंकि वो मुझे केक दिला नहीं पाती थी। आप कहाँ थे तब? आपकी अमीरी कहाँ थी तब? आन्या जार जार रो रही थी। मीरा ने उसे गले से लगा लिया। आदित्य के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस वहीं ज़मीन पर बैठ गया, हाथ जोड़कर, आंसुओं से भीगे चेहरे के साथ। बेटी, मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ। मैं जानता हूँ मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पाप किया। मेरी माँ ने भी मुझे मरते वक्त माफ़ नहीं किया। मेरी ज़िंदगी में अब कुछ नहीं बचा, ना माँ है न तुम लोग। बस एक खाली घर है और 300 करोड़ की दौलत जो किसी काम की नहीं। मैं हर रोज़ मरता हूँ बेटी, हर रात मरता हूँ। तुम्हारी फ़ोटो देख देख कर मरता हूँ। मीरा की पुरानी साड़ी सूंघ सूंघ कर मरता हूँ। आदित्य ने अपनी जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला,
उसे खोलकर मीरा के सामने रखा। उसमें एक छोटा सा गुलाब का सूखा फूल था। मीरा, तुम्हें याद है, यही वो गुलाब हैं जो मैंने तुम्हें कॉलेज के पीछे वाले पार्क में दिया था, जिस दिन मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारा सच्चा दिल मेरे लिए काफ़ी है। मैंने ये गुलाब इन 15 सालों से अपने पास संभाल कर रखा है। हर रात मैं इसे देखता हूँ और सोचता हूँ कि मैं कितना बेवकूफ़ था जो इस सच्चे दिल की कदर नहीं कर पाया। मीरा ने वो सूखा गुलाब देखा। उसकी आंखों से आंसू टपक कर गुलाब पर गिरे। 15 साल पुराना वो गुलाब जिसे वो भूल चुकी थी। आन्या मीरा के पल्लू में अभी भी छुपी थी, पर अब वो थोड़ी शांत थी। मीरा ने एक गहरी सांस ली। फिर उसने आदित्य की तरफ देखा। आदित्य, तुमने जो किया उसके लिए तुम्हें माफ़ करना आसान नहीं है, पर एक बात जान लो, मैंने तुमसे कभी नफ़रत नहीं की। मैंने बस अपनी बेटी की खातिर तुम्हें भुलाने की कोशिश की। 10 साल लगे मुझे खुद को संभालने में, पर मैंने आन्या को कभी नहीं बताया कि उसके पापा जिंदा हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उसके दिल में किसी के लिए कड़वाहट हो। आदित्य ने सिर झुका लिया। पर आदित्य, मीरा की आवाज़ कांप रही थी। अब बहुत देर हो चुकी है। मेरी ज़िंदगी अब इसी ठेले के इर्द गिर्द है। मेरी बेटी की दुनिया अब इसी छोटे से कमरे में है। हमें तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, हमें तुम्हारा बंगला नहीं चाहिए। हमने अपनी एक छोटी सी दुनिया बना ली है। आदित्य ने सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखों में एक दर्द था जो शब्दों में बयान नहीं हो सकता। मीरा, मैं तुमसे माफ़ी नहीं मांग रहा। मैं जानता हूँ मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मुझे अपनी बेटी की ज़िंदगी में थोड़ी सी जगह मिल जाए। उसकी पढ़ाई का खर्च मुझे उठाने दो, उसके सपने पूरे करने दो। ये मेरा हक नहीं, मेरा कर्तव्य है। मैं तुम्हारे साथ रहने नहीं आ रहा, मैं तुम्हारा घर तोड़ने नहीं आ रहा। मैं बस एक पिता के रूप में अपनी बेटी की जिम्मेदारी निभाना चाहता हूँ। मीरा कुछ देर तक चुप रही। फिर उसने आन्या की तरफ देखा। बेटी, तू बता, तू क्या चाहती है? आन्या ने माँ की तरफ देखा, फिर आदित्य की तरफ, फिर ज़मीन पर बैठे उस आदमी को जो हाथ जोड़े बैठा था, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आन्या धीरे धीरे आदित्य के पास गई। उसने अपना छोटा सा हाथ आदित्य के कंधे पर रखा। पापा, ये एक शब्द पापा सुनकर आदित्य के अंदर एक तूफान सा उठा। उसने आन्या को सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। बेटी, मेरी बच्ची, मेरी जान, मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे। आन्या भी रो रही थी। 12 साल का गुस्सा, 12 साल की कमी, 12 साल का इंतज़ार सब आंसुओं में बह रहा था। मीरा वहीं खड़ी थी। आंखों से आंसू बह रहे थे, दिल में दर्द भी था और शांति भी। उसने धीरे से कहा, आदित्य, आज से तुम आन्या के पापा हो, पर एक शर्त है, तुम हमारी ज़िंदगी में अपनी दौलत लेकर नहीं आओगे, एक पिता के रूप में आओगे, बेटी की पढ़ाई का सपोर्ट करोगे। बस हम अपनी इसी छोटी सी ज़िंदगी में खुश हैं। आदित्य ने सिर हिलाया। मंजूर है मीरा, जो तुम कहो, मैं हर शर्त मानने को तैयार हूँ। उस दिन के बाद से आदित्य की ज़िंदगी बदल गई। उसने अपना बंगला बेच दिया, 12 में से 11 गाड़ियाँ बेच दी, कंपनी का आधा हिस्सा एक अच्छे ट्रस्ट को दे दिया जो ज़रूरतमंद बच्चों की पढ़ाई करवाता था। खुद के लिए एक सिंपल सा फ्लैट लिया, एक ही गाड़ी रखी, पर हर शाम वो माँ की चाय वाले ठेले पर ज़रूर आता, मीरा से चाय पीता, आन्या के साथ वक्त बिताता, उसकी पढ़ाई में मदद करता। मीरा ने ठेला बंद नहीं किया। आदित्य ने कई बार कहा कि वो उसकी सारी ज़रूरतें पूरी कर देगा, पर मीरा ने कहा, आदित्य, ये ठेला मेरी पहचान है, इसी ठेले ने मुझे ज़िंदा रखा जब सब कुछ टूट गया था, इसे मैं कभी बंद नहीं करूँगी। आदित्य ने एक काम किया। उसने माँ की चाय के नाम से पूरे शहर में 5 और ठेले लगवाए। हर ठेले पर एक ऐसी अकेली औरत को रखा जिसके पति ने उसे छोड़ दिया हो। हर ठेले की कमाई उन्हीं औरतों की होती थी। आदित्य ने उन सब की मदद की, उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाया। 5 साल बाद आन्या ने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया। उसका डॉक्टर बनने का सपना पूरा होने वाला था। मीरा और आदित्य, उनका रिश्ता अब पहले जैसा नहीं था। वो पति पत्नी नहीं थे, पर वो एक दूसरे के दोस्त थे, एक दूसरे की बेटी के माँ बाप थे, एक दूसरे की ज़िंदगी के साथी थे। एक शाम मीरा ने आदित्य से कहा, आदित्य, तुम्हें पता है, जब तुमने मुझे घर से निकाला था
उस दिन मैंने कहा था कि तुम्हें इस दिन की कीमत चुकानी पड़ेगी, पर आज मैं देखती हूँ कि तुमने सच में कीमत चुकाई है। तुमने सिर्फ मुझे और आन्या को ही नहीं बल्कि और भी कई औरतों को सहारा दिया है। इसीलिए मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। उसने मीरा के हाथ जोड़े। मीरा, तुम्हारी माफ़ी मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। मीरा मुस्कुराई। पहली बार 10 साल बाद उसकी मुस्कान में वो पुरानी चमक थी। दोस्तों, यहीं पर ख़त्म होती है आज की हमारी ये कहानी। आदित्य और मीरा फिर से पति पत्नी नहीं बने, पर वो एक दूसरे के साथी जरूर बने। उनकी बेटी आन्या ने उन्हें अपनी ज़िंदगी में जोड़ा और तीनों ने मिलकर एक नई शुरुआत की। ये कहानी हमें क्या सिखाती है दोस्तों? ये सिखाती है कि अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन है। ये सिखाती है कि दौलत और हैसियत के पीछे भागते भागते हम अक्सर वो खो देते हैं जो असली कीमती है। हमारा परिवार, हमारा प्यार, हमारे रिश्ते। ये सिखाती है कि एक माँ अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती है, चाहे उसे सड़क पर चाय बेचनी पड़े, चाहे उसे दिन रात मेहनत करनी पड़े। माँ का दिल कभी हारता नहीं। और ये भी सिखाती है कि देर से ही सही, अगर इंसान अपनी गलती मान ले और सच्चे दिल से माफ़ी मांगे तो भगवान भी उसे एक और मौका दे देता है। तो दोस्तों, अगर आप किसी से नाराज़ हैं, अगर आपने किसी का दिल दुखाया है, अगर आपके अहंकार ने आपके किसी रिश्ते को तोड़ रखा है, तो आज ही अभी इसी वक्त उठिए और उस इंसान से माफ़ी मांग लीजिए, उसे गले लगा लीजिए, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब किसकी डोर टूट जाए कोई नहीं जानता। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट में लिखिए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस कहानी से कुछ सीख सकें। और अगर आप मेरे चैनल असरदार हिंदी कहानियाँ पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी हर नई कहानी की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। मैं हूँ आपकी अपनी संगीता और मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने अपनों से प्यार करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।